हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूपीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में वेलकम करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का पेपर आने वाला है, यानी कि स्टूडेंट्स मात्र 2 महीने रह गए हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स आइए, आज जो मेरा सीरीज है साइंस का, वो सीरीज क्या है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 बायोलॉजी का जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं स्टूडेंट्स? कुल टोटल 50। स्टूडेंट्स इस सीरीज में हम लोग 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तो पढ़ेंगे, बट स्टूडेंट्स ये 50 ही नहीं होगा। इस टॉपिक पे हर क्वेश्चन में कुछ कुछ डिस्कस मैं करूंगा। जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले होंगे उस क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स डिस्कस करने से कुछ क्वेश्चंस और भी हमारे एमसीक्यू तैयार होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का सीरीज है वो क्या है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 बायोलॉजी महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट्स अब एकदम जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, और आप भी लोग पूरे जोश के साथ तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि जो हमारा एम है 70 में 70 लाने का है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सीरीज है कक्षा 12वीं का, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का बहुविकल्पी का जो सीरीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या आने वाला है। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आया है, मेंटल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः बताइए। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को इसके पहले मैं एक वीडियो बनाकर दे चुका हूं, जिसमें सिर्फ हमारे क्या थे, लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो उसमें स्टूडेंट्स मैंने उन सभी प्रश्नों का डिस्कस किया है, उसी प्रश्न को मैंने पढ़ा दिया है, उसी प्रश्न का एक क्वेश्चन आ गया है हमारे एमसीक्यू में। और मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि मेंटल के जो नियम थे उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होता कितना है। उसी का स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आया है, बोल रहा है स्टूडेंट्स मेंटल के एकल संकर क्रॉस में, यानी कि एकल संकर का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि मेंटल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसमें लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप पूछा है। क्या पूछा है? फिनोटाइप। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फिनोटाइप रेशियो जब पढ़ाया हूं उसमें बताया हूं स्टूडेंट्स फिनोटाइप रेशियो कैसे पता चलता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट में जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। द्वितीय नियम में उन्होंने क्या किया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या कर दिया था, क्रॉस कराया था। सॉरी, कैपिटल टी और स्मॉल टी में जब वो क्रॉस कराए थे, तो क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें क्या हुआ था, मिला था। तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या पूछा है आपसे, फिनोटाइप रेशियो पूछ रहा है, फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, बाहर से, यानी कि बाहर से आप लोग अगर देखेंगे तो 3 लंबा और 1 क्या बौना दिखाई देगा। तो इसलिए हमारा इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो कितना आ जाता है, फिनोटाइपिक रेशियो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है स्टूडेंट्स वो कितना आता है हमारा 3:1 का। कितने का आता है, 3:1 का। यानी कि स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 3:1 हमारा आंसर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टूडेंट्स कह रहा है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम बताइए। यानी कि स्टूडेंट टाइफाइड किससे होता है, यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले याद रखिएगा टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है। और वो बैक्टीरिया कौन है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो सही है वो हमारा सही और आंसर है वो क्या होगा, जो टाइफाइड होता है साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से होता है। तो यानी कि स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें हमारा साल्मोनेला होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
स्टूडेंट्स कह रहा है कि क्या पुरुष से संबंधित है, यानी कि पुरुष से संबंधित पूछ रहा है, यानी कि कह रहा है कि वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको जब पढ़ाया जाता है रिप्रोडक्शन चैप्टर हो या फिर जस्ट उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें पढ़ाया जाता है या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में थोड़े थोड़े टॉपिक सब में आते हैं, लेकिन ये पूरा टॉपिक इसमें पढ़ाया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अच्छी तरह से इसको पढ़ाया जाता है वैसेक्टोमी क्या होती है, फिर ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अगर उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताया जाता है वैसेक्टोमी क्या होती है या फिर ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करते चल रहे हैं, अगर समझाते चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि हमारे एमसीक्यू कितने हैं 50 हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस पूछ रहा है कि क्या पुरुष से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स अगर वो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि पुरुष से संबंधित कौन है। तो स्टूडेंट्स पुरुष से संबंधित यहाँ पे क्या होता है, वैसेक्टोमी। क्या होता है, वैसेक्टोमी। अगला स्टूडेंट्स कह रहा है क्वेश्चन, वंशागति की इकाई है। वंशागति यानी कि वंश की जो गति होती है वो किसके द्वारा होती है, वही कह रहा है कि वंशागति की इकाई क्या होती है। स्टूडेंट्स वंशागति की जो इकाई है वो है, इसमें वंशागति की इकाई किसे कहते हैं हम लोग, जीन को। किसको कहते हैं, जीन को। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, कह रहे अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा है, यानी कि अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा है, यानी कि पूछ रहा है कि अनुवांशिकतः किसका रूपांतरित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा इसमें इनमें से सभी। इनमें से सभी क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अनुवांशिक रूपांतरित पौधा हमारा जो है वो क्या होता है, बीटी कॉटन भी होता है, बीटी मक्का भी होता है और बीटी राइस भी होता है। बीटी मक्का, बीटी कॉटन, बीटी राइस, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि एंजियोस्पर्म्स, यानी कि जो पौधे हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उन सबों के कह रहा है कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यक्ष में बताइए। तो स्टूडेंट्स उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, वो होता है 3 यक्ष, यानी कि हमारे गुणसूत्रों की संख्या तो आपको पता ही है 23 जोड़ी होती है, बट वो पूछा है कि एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 यक्ष होता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए भारत के रामदेव मिश्रा को किस विषय, कह रहा है क्या, भारत में किसको, रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स भारत में रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी के जनक बोला जाता है। किसके जनक, पारिस्थितिकी के जनक हम लोग क्या बोलते हैं, रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। अगला स्टूडेंट्स कह रहा है आंसर क्वेश्चन, टीबी के टीके का नाम बताइए। टीबी स्टूडेंट आप लोग जानते हैं टीबी एक प्रकार की डिजीज होती है, तो कह रहा है स्टूडेंट्स टीबी का जो टीका होता है उसका नाम बताइए। तो टीबी का स्टूडेंट जो टीका होता है, टीबी के टीके का नाम है हमारा बीसीजी। क्या होता है, बीसीजी। स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस काल्मेट-यूवेरिन। क्या होता है, बैसिलस काल्मेट-यूवेरिन। तो पूछ रहा है स्टूडेंट्स टीबी के टीके का नाम है, यानी कि बीसीजी, डीपीटी, ओपीटीओ, कोवैक्सीन, यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि टीबी के टीके का नाम बताइए। तो टीबी का टीका कौन होता है, हमारा स्टूडेंट्स बीसीजी होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस काल्मेट-यूवेरिन। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहलाती है।
जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मान लीजिए हमारा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर डीएनए से क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है। क्या होता है, अगर हमारा डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, और आरएनए से क्या बना, हमारा आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो स्टूडेंट्स जब डीएनए है, डीएनए और ये क्या है, आरएनए, और ये क्या है, प्रोटीन। तो क्या है स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में बोला हूं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स सिर्फ 50 ही एमसीक्यू है। अगर मैं लगूंगा इसको समझाने तो स्टूडेंट्स अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक के बदले एक एमसीक्यू जरूर तैयार होता जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन पे कहा है कि एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए का है, यानी कि आरएनए का प्रकार होता है एमआरएनए। तो डायरेक्ट कह रहा है कि आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनता है किसके द्वारा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुवादीकरण। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अनुवादीकरण। क्या हो जाएगा आंसर, अनुवादीकरण। जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुवादीकरण। इसलिए यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुवादीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यता होता है। आवर्त चक्र यानी कि स्टूडेंट जैसे ही कोई फीमेल क्या होती है, प्यूबर्टी के एज में आती है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगता है, यानी कि एग रिलीज होने लगते हैं, एग बनने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स उस समय का वो कह रहा है कि बताइए स्त्रियों में जो आवर्त चक्र है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सामान्यतः होता है। यानी कि स्टूडेंट्स वैसे तो स्टूडेंट से 26 से 32 दिनों का भी होता है, बट यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट्स ऑप्शन में कि 10 से 11 दिनों का, 28 से 29 दिनों का, 25 से 26 दिनों का, 17 से 17 दिनों का। तो स्टूडेंट्स इसमें 26 से 32 अगर कहीं नहीं है तो यहाँ पे आंसर अगर उससे देखा जाए तो उनके बीच का आंसर जो हमारा आता है वो कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 28 से 29 दिनों का। यानी कि स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 28 से 29 दिनों का। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है क्वेश्चन निभाग पाए। रुकिए स्टूडेंट देखते हैं इसके पहले वाले स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, बन सकता है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, अनुवादीकरण। अगर डीएनए से आरएनए पूछ देता है, अगर मान लीजिए यहाँ से कह दे एमआरएनए की जगह अगर डीएनए को बदल दे और कह दे डीएनए से आरएनए संश्लेषण या आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो आप लोग क्या बता देंगे, ट्रांसक्रिप्शन बता देंगे। तो मैं बोला हूँ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे, आप लोग बस देखते रहिए, अच्छे से सुनते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है स्टूडेंट्स निभाग पाया जाता है, निभाग पाया जाता है, यानी कि निभाग किसमें पाया जाता है, परागकण में, बीजांड में, भ्रूणकोश में, उपरोक्त सभी में। तो स्टूडेंट्स निभाग पूछ रहा है, निभाग पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे अगर फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो उसमें आपको बताया जाता है कि निभाग क्या होता है। निभाग यानी कि चैल्डा किसमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स वहां पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा इसका डायग्राम होता है बीजांड का, और चैल्डा इंडिसिक पाया जाता है किसमें, बीजांड में। तो वही कह रहा है स्टूडेंट्स कि निभाग किसमें पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स किसमें पाया जाता है, हमारा बीजांड में। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। स्टूडेंट्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप देख लीजिएगा, अगर लघु पूरा बनाने को टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग एमसीक्यू सेशन है, एमसीक्यू सीरीज है, यहाँ पे बस आपको आंसर देखना है और टिक लगाते चलना है। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है वो किस रूप में है? उपभोक्ता के रूप में है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कूट फल है? कूट फल यानी कि स्टूडेंट्स असत्य फल, यानी कि जिसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं कूट फल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स कूट फल उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है फल जो क्या हो, विदाउट ओवरी का जन्म ले, बिना विदाउट ओवरी का प्रोड्यूस हो, यानी कि जिसका ग्रोथ क्या हो। आप लोग जानते हैं कोई भी फल किससे बनता है? ओवरी से बनता है, ओवरी से बनता है। तो आप लोग जानते हैं बिना ओवरी का है, यानी कि जो भी फल बनेगा वो क्या होता है? असत्य फल, यानी कि कूट फल होता है, जो क्या करे? बिना ओवरी का बने। बिना ओवरी का मतलब ये हुआ कि जैसे वो बिना ओवरी का मतलब कि वो क्या होगा, पुष्प के किसी और भाग से उसका ग्रोथ हो जाएगा। तो जैसे सेव है, सेव का ग्रोथ थैलेमस से होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कूट फल है? तो स्टूडेंट्स निम्न में से कौन कूट फल है? तो क्या कौन कूट फल है इसमें? सेव। क्या है? सेव क्या है? हमारा कूट फल है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि बताइए भ्रूण कोष की कोशिकाएं होती हैं, भ्रूण कोष की कोशिकाएं होती हैं, कितनी होती हैं? भ्रूण कोष की कोशिकाएं कितनी होती हैं? त्रिगुणी। कितनी होती हैं? त्रिगुणी। अभी इसके पहले भी स्टूडेंट से क्वेश्चन आया था, तो आइए चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? अनिषेक जन्म होता है। अनिषेक जन्म होता है किसमें? रेडिफोर्स में, मधुमक्खियों में, टर्कियों में, उपर्युक्त सभी में। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे सिर्फ टर्कियों और रोटीफोर्स को छोड़ के कोई और ऑप्शन दिया होता तो हम लोग आंसर मधुमक्खियों में लगाते, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? उपरोक्त सभी में। क्या होगा? उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? प्रभाविता का नियम जैसा कि आप लोगों को बताया था मैं स्टूडेंट्स कि मेंडल क्या किए थे? 3 नियम के दिए थे, जिसमें पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। उसमें उन्होंने क्या किया था? 2 लक्षणों वाले पौधे को लिया, यानी कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। उन दोनों लक्षणों को लेकर उन्होंने जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स मैं इसका वीडियो बहुत अच्छे तरह से आपको इस टॉपिक पे 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो दी जा चुकी है। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए और जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए कि आपको सारे एमसीक्यू क्या हो समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? कारक जोड़े में होते हैं। जब स्टूडेंट्स वहां पे आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कारक जोड़े में भी होते हैं। और कह रहा है कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविध इकाइयों द्वारा होता है। तो ये सही बात है स्टूडेंट्स, जो कारक इसमें यूज किए जाते हैं उन्हीं के द्वारा लक्षणों को हमारा क्या करता है? पता चलता है। ये भी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। स्टूडेंट्स जो F1 पीढ़ी में आपको संकर लंबा प्राप्त होगा उसमें 2 असमान होंगे, उसमें से क्या होगा? एक प्रभावी होगा। लंबापन क्या होता है? प्रभावी होता है। इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा। इसलिए हमारा जो कुल टोटल हमारा जो कुल मिला जुला के आंसर बनने वाला है वो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? साथ साथ जीवित रहने वाला, साथ साथ जीने वाला, यानी कि साथ साथ जीवित रहना सहजीवी। तो कह रहे स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इसमें राइजोबियम भी वही है, माइक्रोराइजा भी वही है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा चौथा, यानी कि 1 और 2 दोनों। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा आवृत बीजी पौधों के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है। नर जननांग जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को इसके पहले मैं बता दिया हूं कि आपको पूरा वीडियो दिया जा चुका है। आप लोग हर ऑप्शन को समझना है, हर ऑप्शन पे हर क्वेश्चन पे
के लिए आपको वीडियो दिया जा चुका है, क्योंकि इसमें मैं इसके पहले भी दीर्घोत्तरी क्वेश्चन करवाया हूँ 20-25, जो 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है वो। तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन इसमें जो भी आ रहे हैं उसको अगर समझना है अच्छे से तो हमारा पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें 20 लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स को। 1-1.25 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो है स्टूडेंट्स, उसको जाके आप अच्छे से देखिए, उसको समझिए, फिर आगे एसजीटी से हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। आप वैसे मैं सॉल्व करा भी दे रहा हूँ, साथ में उसको समझा भी दे रहा हूँ, इसको भी देखिए उसको भी देखिए, एकदम अच्छे से एकदम जोश के साथ पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि 70 में 70 लाना है हमें। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने बीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको बता दें, इसका आपको मैंने पूरा डायग्राम बना के उस क्वेश्चन में समझाया है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो ए होता है ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि मादा जननांग होता है। ये क्या होता है, मादा जननांग होता है, और ये क्या होता है, नर जननांग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, पूछ रहा है पुंगम, जायाम, स्त्री केसर कि इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो इसमें आंसर होने वाला है वो कौन सा है, पुंगम, यानी कि आवृत बीजी पादपों के लिए पुष्प के नर जननांग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, पुंगम। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। कह रहा है कि नर पक्षी होता है, पक्षियों में नर और मादा दोनों होते हैं। तो कह रहा है स्टूडेंट्स नर पक्षी होता है, तो नर पक्षी यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, नर पक्षी इसमें होता है समयुग्मकी। स्टूडेंट्स आप लोग अब पेपर नजदीक आने वाला है, आप लोग आशा करता हूं आप लोग सारे चैप्टर्स पढ़ भी चुके होंगे, अब रिवाइज चल रहा होगा। जो चैप्टर्स आप नहीं भी पढ़े होंगे तो इस एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसको जाके मेरे पिछले वीडियो में मैंने कई वीडियो दे दिया हूं, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है आपको समझा दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग इस चैप्टर को बायोटेक्नोलॉजी में अगर पढ़े होंगे, बायोटेक्नोलॉजी में तो आपको पता चलेगा कि इसका बेकरी में भी यूज होता है, प्रतिजैविक में भी होता है, इंसुलिन में होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अमरबेल होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं अमरबेल क्या होता है, एक प्रकार की लता होती है। तो लता आपको भी पता है, अगर घर में आप लोग अपने घर पे अगर लता को बोते होंगे, किसी भी सब्जी को ऐसी जो क्या होती है, लता वाली होती है, तो आप लोग जानते होंगे वो दूसरों के सहारे ही जीवित रहती है। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि वो कैसे होती है, क्या होती है। तो कह रहा है कि वो तना परजीवी होती है, कि आंशिक तना परजीवी होती है, कि पूर्ण मूल परजीवी होती है, कि आंशिक मूल परजीवी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूर्ण तना परजीवी होती है। क्या होती है, पूर्ण तना परजीवी होती है, क्योंकि वो दूसरों पे ही डिपेंड रहती है। पूर्ण तना परजीवी होती है, उसके जो तना होते हैं वो दूसरों के सहारे ही ऊपर चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस स्टूडेंट्स अगर चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है। स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में माना जाता है। आप लोग देख रहे हैं हमारे ख्याल से दूसरा तीसरा एमसीक्यू आ चुका है। तो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन दोनों चैप्टर बहुत ही मस्त और जबरदस्त चैप्टर है, उसको किसी शर्त पे मत छोड़िएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें से क्वेश्चन आना ही आना, एमसीक्यू 1 से 2 एमसीक्यू आने ही आने हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। कह रहे स्टूडेंट्स जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है, बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। स्टूडेंट्स एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का एक जीवाणु है जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम भी करते हैं या फिर बहुत सारे काम किया जाता है, जैसा इससे पहले आप क्वेश्चन देखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या है। यानी कि मेंडल जो अपना प्रयोग किए थे, जो लक्षणों को बताए थे, जिसके हिसाब से उन्होंने अपना 2-3 नियम दिया था, उसमें कह रहे हैं कि बताइए वो जो प्रायोगिक पौधा वो कौन था। तो स्टूडेंट्स आप उस चैप्टर को मैं पढ़ा दिया हूं एकदम अच्छे से, आपको बता दूं वो प्रायोगिक पौधा क्या था, उद्यान मटर था। क्या था, उद्यान मटर था। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट इसमें कि
देखिए कि फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है शैवाल से, जीवाणु से, फफूंद से कि सूत्रकृमि से। स्टूडेंट्स फाइलेरिया जो बीमारी होती है सूत्रकृमि से होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स सूत्रकृमि क्या होता है, इसमें जो होते हैं खून चूसने वाले कीड़े, क्या होते हैं खून चूसने वाले कुछ कीड़े होते हैं, खून चूसने वाले कुछ कीड़े होते हैं जिनके कारण क्या होता है हमारी फाइलेरिया जो होती है वो क्या होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल परागी पादप का नाम बताइए। जल परागी यानी कि जो जल के अंदर परागित होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हमारा क्वेश्चन का जो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रीला। क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर हाइड्रीला। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स इसमें कि बताइए टाइफाइड के रोग जनक का नाम। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पढ़ाने वाले वीडियो में हमको लगता है दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपको मैंने बताया है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या होता है। टाइफाइड एक प्रकार की बैक्टीरिया से होती है और वो बैक्टीरिया क्या होता है हमारा साल्मोनेला। क्या होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होती है। यहाँ पे साल्मोनेला हमारे ऑप्शन में है तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है तो साल्मोनेला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कह रहा है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन एक कूट यानी कि असत्य फल है। तो आपको पता है इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है स्टूडेंट्स। तो कूट फल आपको मैंने बताया ही है कि वो क्या होगा, अपने ओवरी को छोड़ के पुष्प के किसी और अंग से किसी दूसरे आर्गन से वो क्या होगा उसका ग्रोथ होने लगता है। तो उसका आंसर क्या हो जाता है हमारा सेब। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। स्टूडेंट्स कह रहा है कि कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो स्टूडेंट्स मरुस्थलीय पौधे का आंसर जो होगा स्टूडेंट्स इसमें हमारा होगा पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पत्तियों पे जो रंध्र होंगे वो दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। यही इसका क्या है सही नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये नॉर्मल पौधों में होता है जो हमारे पास पाए जाते हैं और मरुस्थलीय में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जेनेटिक्स में दोनों चैप्टर कुछ मिलते जुलते हैं। अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरे अच्छी तरह से पता चलता है वहां पे कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं 6 4 2 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो स्टूडेंट्स कौन सी नहीं है यानी कि स्टूडेंट्स कह रहा है कि कौन नहीं है। तो स्टूडेंट्स बायोरिएक्टर में तापमान विटामिन लवण सबका प्रयोग किया जाता है तो इसलिए कह रहा है कि कौन नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि सब होते हैं। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स कि दंत कोशिका और रक्तता ग्लूटामिक प्रतिस्थापन से होता है। अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के हैं, लाइसिन के, मेथाइयोनिन के, वायलिन के, सेरीन के। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर हमारा जाता है वायलिन को जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स इसमें कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। वायु परागण यानी कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं परागण वायु से होता है, कीटों के द्वारा भी होता है, इंसेक्ट्स मतलब बहुत सारे चीजों से होता है, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, सबके द्वारा होता है। दूसरी ये पूछ रहा है कि वायु परागण की विशेषता नहीं है। तो स्टूडेंट्स बेहतर अनावृत पुंकेसर, स्टूडेंट्स पुंकेसर ना रहे तो फिर वो कुछ हो ही नहीं पाएगा, परागण हो ही नहीं पाएगा। असंख्य बीजांड, हल्के परागण, वृत्त एवं पिच वर्तिकाग्र। यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्तिकाग्र लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्टूडेंट यहाँ पे कर लीजिएगा वर्तिकाग्र, यहाँ पे क्या है वर्तिकाग्र है। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारा आंसर जाता है हमारा इसका जो आंसर जाएगा असंख्य बीजांड। क्या है
बीजांड का कोई काम नहीं होगा परागण की क्रिया में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंख्य बीजांड। कह रहे स्टूडेंट्स जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, यानी कि जो जौ का दाना होता है अगर 200 दाने तैयार करने हैं तो अर्धसूत्री विभाजन की संख्या कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे कि 250 अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत हमें पड़ती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, जन्मजात उपापचयी त्रुटि। स्टूडेंट्स जन्मजात जो उपापचयी त्रुटि होती है, पहला दिया है फिनाइलकीटोनुरिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता और रक्तता। जन्मजात उपापचयी त्रुटि जो होती है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, फिनाइलकीटोनुरिया होती है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, कह रहा है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, तो देखिए वो कहाँ स्थित है। स्टूडेंट्स घड़ियाल पुनर्वास कुकरैल केंद्र स्थित है प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में कि लखीमपुर खीरी में। स्टूडेंट्स ये जो है हमारा लखनऊ में स्थित है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन अब क्या कहता है। कह रहा है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी कि जैव विघटित प्रदूषक है, यानी कि वह प्रदूषक जो जैव यानी कि जीवों के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक, वाहित मल, एस्बेस्टॉस, ई कचरा। तो स्टूडेंट्स जैव के द्वारा बस यही होता है हमारा वाहित मल यानी कि जीवों के द्वारा यही होता है जैव के द्वारा। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभक एक प्रारंभक प्रकूट है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं चार चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं सबसे मिल रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हुआ, जेनेटिक्स हुआ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ। तो स्टूडेंट्स ये चारों चैप्टर जो है हमारे इतने इंपॉर्टेंट हैं इसमें से, तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू भी ज्यादातर इससे आते हैं और जो अति लघुत्तरीय या फिर लघुत्तरीय प्रश्न है इससे बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसी का एक क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ प्रारंभक प्रकूट है। तो प्रारंभक प्रकूट स्टूडेंट आप पूछेंगे कि प्रारंभिक जो स्टार्टिंग कोडॉन होता है वो कौन होता है, AUG होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। स्टूडेंट्स आपको बता दें क्वेश्चन को एमसीक्यू को एकदम अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है। इसके पहले आपने देखा कि 2 बार पूछा था कि आभासी फल है, आभासी फल है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर दिया स्टूडेंट्स, बस आपसे यही कहूंगा एमसीक्यू को एकदम अच्छे से पढ़ के ऑप्शन को एकदम अच्छे से देखकर ही टिक मारना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कर दिया है, क्वेश्चन तो सेम वैसा ही है बट एक वर्ड से पूरा उसका अर्थ बदल दिया है। कह रहा है स्टूडेंट्स कि बताइए इसमें आभासी फल नहीं है, यानी कि नहीं से पूरा इसका अर्थ ही बदल गया और अर्थ बदल गया। तो और ये भी है कि एग्जामिनर जो होते हैं फर्स्ट ऑप्शन वही देते हैं कि स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट जाके उसी को टिक मारेगा। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एमसीक्यू वाले, तब जाके टिक मारना है। क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, यानी कि झूठा फल नहीं है, कूट फल नहीं है, असत्य फल नहीं है, फॉल्स फ्रूट नहीं है, एक ही सबका नाम होता है। अब कह रहे हैं कि आभासी फल नहीं है, तो कई स्टूडेंट्स देखते ही क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे नहीं और जाते ही पहले टिक क्या कर देंगे, मार देंगे। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, एक ही वर्ड से पूरा इसका अर्थ बदल गया है। अब कह रहा है कि आभासी फल नहीं है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं आभासी फल यानी कि सेब भी होता है, अखरोट भी होता है, स्ट्रॉबेरी भी होता है। आम नहीं होता है क्योंकि ये किससे होता है, इसका ग्रोथ किससे होता है, इसका डेवलपमेंट ओवरी से होता है, इसलिए कह रहा है कि आभासी फल यानी कि आम क्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए और आरएनए। स्टूडेंट्स डीएनए अथवा आरएनए इसका आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक होता है, मतलब कुछ में डीएनए के लिए कारण होता है, कुछ में कुछ क्या होता है आरएनए के कारण होता है, इसलिए इसमें डीएनए अथवा आरएनए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स में कि दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन होता है। तो स्टूडेंट्स दोहरा निषेचन होता है शैवाल में, कवक में, अनावृत बीज पौधों में, अनावृत यानी कि जिम्नोस्पर्म में, आवृत यानी कि एंजियोस्पर्म में। तो स्टूडेंट्स
दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, यानी कि आवृतबीजी पौधों में होता है, यानी कि जो हमारे आसपास पौधे पाए जाते हैं इसमें होता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि क्या है, चिकित्सा में, कृषि क्षेत्र में, इन दोनों में इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इन दोनों में होता है, चिकित्सा में भी होता है, कृषि के क्षेत्र में भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि आवृतबीजी पादपों के पुष्प केंद्र जनांगों को कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, यानी कि स्टूडेंट बता दें आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंगंग यानी कि जायंत पुंगंग स्त्री केसर इनमें से कोई नहीं, तो नर जननांग को कहा जाता है क्या, पुंगंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि मानव में संतान का लिंग निर्धारण, मानव में संतान का क्या, मानव में संतान का लिंग निर्धारण होता है मां के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। स्टूडेंट्स लिंग गुणसूत्र पर मैंने एक आपको लगभग 45 मिनट की वीडियो दे दिया हूं। स्टूडेंट्स लिंग गुणसूत्र को एकदम अच्छे से डायग्रामेटिकली पूरा एग्जांपल सहित क्रॉस करा के उसको पूरे अच्छे से बताया हूं कि लिंग गुणसूत्र यानी कि लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बता दें शॉर्ट फॉर्म में बता दें स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बताया हूं कि क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX और मेल के पास क्या होता है XY। तो स्टूडेंट्स जब X के साथ मिलता है तब क्या बनता है, XX बनता है, और जब AX Y के साथ मिलता है तब क्या बनता है, XY बनता है। तो इस केस में स्टूडेंट्स जब XX रहेगा, इस केस में क्या बनती है, लड़की जन्म लेती है, और इस केस में क्या होता है, लड़का जन्म लेता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये जो क्या है, एक किसका है, ये फीमेल का है, और एक किसका है, ये मेल का है। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जो मेल और फीमेल है, यानी कि फीमेल में क्या है, XX है, तो स्टूडेंट्स फीमेल तो कुछ कर नहीं सकती है। अब X और Y किसका है, मेल का है, यानी कि पापा का है। तो पापा का यानी कि आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स या तो X जाएगा या तो Y जाएगा। इन दोनों में से अगर Y चला गया तो तुरंत लिंग निर्धारण बदल जाएगा, यानी कि तुरंत लिंग चेंज हो जाएगा। अगर Y जाके मिल जाता है इसके X से, तब उस केस में क्या होता है, एक नन्हा मुन्ना पूरा रोता खेलता हुआ अच्छा बच्चा क्या होगा, लड़का जन्म लेगा। और जब XX मिलता है तो कम रोती खेलती एक क्या होती है, एक लड़की जन्म लेती है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण किसका क्रोमोसोम किया, लिंग निर्धारण यानी कि पिता के लिंग गुणसूत्र से, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पिता का लिंग गुणसूत्र। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बता दें एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि बताइए लिंग गुणसूत्र को लिंग को निर्धारण करने के लिए पिता का कौन सा लिंग गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने इसमें बता दिया है कि Y यानी कि Y लिंग गुणसूत्र ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कौन होता है जिम्मेदार, Y लिंग गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है। स्टूडेंट्स मैं आते ही बोल दिया हूं, सिर्फ इसको 50 MCQ ही मत समझिएगा, हर पॉइंट में जो समझाने वाला होगा मैं उसको समझाऊंगा, और जब समझाऊंगा उसको तो उस पे जरूर 1 से 2 MCQ और तैयार होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तो पूछा है कि इसका लिंग गुणसूत्र निर्धारण करता है, लेकिन अगर उसमें पूछ देता है कि कौन सा लिंग गुणसूत्र जिम्मेदार है, तब क्या बता सकते हैं, Y को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट इसमें कि कह रहा है कि स्त्री के अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। स्टूडेंट्स आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े होंगे, क्योंकि इसको तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें इसमें मोरूला के फेज में, ब्लास्टुला के फेज में, गैस्ट्रुला के फेज में, या फिर नेरुला के फेज में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ब्लास्टुला के फेज में क्या होता है, अंतरोपण होता है भ्रूण का। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो नॉर्मल सब लोग जानते हैं, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। किसके लिए, टाइफाइड के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स इसमें कि
वेलिस्नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? वेलिस्नेरिया के पौधे में जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, मनुष्य द्वारा। तो बता दें स्टूडेंट्स, वेलिस्नेरिया के पौधे में आपका जो है जल द्वारा होता है परागण। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? तो स्टूडेंट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि में, चिकित्सा में, परजीवी में, इनमें से सभी में। तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता दिया हूं इसमें सभी में होता है, क्योंकि कृषि चिकित्सा में भी है, परजीवी में है और इनमें से सभी में भी है। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स कि बीजांड का वह स्थान जहां पे बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने डायग्राम आपको बनाया भी था। तो उसी में कह रहा है स्टूडेंट्स कि बताइए जो इसका वह स्थान जहां बीजांड वृत्त क्या होता है, जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे हाइलम वाले भाग से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नाभिका यानी कि हाइलम। ठीक, अगला कह रहा है स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोमीय गुणसूत्री विकार का उदाहरण है, यानी कि वह विकार, वह रोग जो क्या हो क्रोमोसोम के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर मैं आपको बता दूं, टर्नर सिंड्रोम होता है। ना ही वर्णांधता होगा, ना ही हेमोफीलिया होगी, ना ही फिलिपकिटोनिरिया होगा, यानी कि स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा टर्नर सिंड्रोम। स्टूडेंट टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है स्टूडेंट्स, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में 46। उसमें से क्या होगा, किसी एक का एक्स क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम कब होता है, जो बेबी जन्म लेने वाला है उसमें से क्या होता है, मम्मी के 23 गुणसूत्र और पापा के 23 गुणसूत्र आते हैं। यानी कि ये अगर बेटा है तो XY और बेटी है तो XX होगा। तो उसमें से क्या होता है, दोनों में से किसी एक का X क्रोमोसोम क्या होता है, 0 हो गया, मतलब नहीं रहता है। उस केस में 46 की जगह जो बच्चा होता है वो क्या जन्म लेता है, 45 क्रोमोसोम वाला जन्म लेता है। तो स्टूडेंट्स इसका मैंने क्वेश्चन का उत्तर दे भी दिया है, पूरा अच्छे से समझा दिया हूं, इसको होने से कौन सी बीमारी होती है, बच्चे में क्या दिक्कत हो सकता है। तो स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चंस को जाके आप इसके पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पे 20 लघुत्तरीय प्रश्न करवाया हूं और जितना भी क्वेश्चन है उसमें समझाया भी हूं, बताया भी हूं, उसको पढ़ लीजिएगा। वहां से अगर देख के आप आएंगे तो इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर देंगे, और जो नहीं होगा उसके लिए मैं इसमें MCQ मैट्रिक लगवाया ही। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से मजा भी आया होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और स्टूडेंट्स मेहनत इतने अच्छे से करिए कि स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कंपटीशन इतनी हाई हो गई है, और स्टूडेंट्स आप लोग 12th में हैं, जस्ट इसके बाद आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने भी होंगे। इसके साथ ही कई स्टूडेंट्स नीट IIT की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कंपटीशन लेवल कितना हाई है। तो स्टूडेंट्स कंपटीशन लेवल इतना हाई है कि जैसे कंपटीशन हाई हो रही है उसी तरह बेरोजगारी भी हमारे समय में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मैंने एक लिखा भी था कि जाते जाते कि बेरोजगारी वह अभिशाप है जिसको लग जाए वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। क्या बेरोजगारी वह अभिशाप है जिसको लग जाए वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। और स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा कि बेरोजगारी रहने से पैसे कभी आते नहीं है। तो स्टूडेंट्स बेरोजगारी वह अभिशाप है जिसको लग जाए वो कभी आगे बढ़ता नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अभी और दिए जाएंगे एग्जाम तक। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस, आपको मैथ के क्वेश्चंस, साइंस में क्वेश्चंस 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सबके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कराइए। धन्यवाद, जय हिंद।